नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में मैं बहुत प्रफुल्लित भाव के साथ आपके सम्मुख जो प्रस्तुत हुआ हूँ, उसका कारण यह है कि मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जो विविधता के रस से परिपूर्ण होने के साथ साथ कई सम्मान उनकी तरफ पहुँचे हैं, जिनका उल्लेख करके मैं हमारे आज के अतिथि कवि सुनील जोगी जी, बल्कि डॉक्टर सुनील जोगी जी से आपको रूबरू करवाऊं, उसके पहले ये भी याद करते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि साहित्य सृजन शब्द की साधना करने वाले ये युवा मनस्वी पद्मश्री से अलंकृत हैं और उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च सम्मान यश भारती है वो भी इनके पास पहुंचा है। पर सम्मान अपने स्थान पर रहते हैं, हृदय में क्या है और किस तरह से हास्य और भारत की संस्कृति सब पर समान अधिकार से अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचने वाले और बल्कि कई कार्यक्रमों में 12,000 से अधिक स्टेज पर जो कार्यक्रम भारत और भारत से बाहर हुए उनमें भी डॉक्टर सुनील जोगी जी को सराहा गया है। तो हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। सुनील, ये कुछ ऐसी बात होती है कि लगता है ये यात्रा की शुरुआत में कौन था जिसने, जैसे आपने वो लतीफ़ा सुना होगा कि वो तैर कर लौटते हैं फिर कहते हैं अच्छा आपने बचा दिया उनको, तो कहते वो सब ठीक है, मुझे धक्का किसने दिया था? आपको किसने धक्का दिया था? मुझे धक्का दिया समाज ने, रोते हुए उदास चेहरों ने। मुझे ये ऐसा लगा कि चीख चीख के कहा मुझसे कि हंसाओ मुझे, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुनिया से ऊब रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे जो धक्का दिया है वो लोगों के उदास चेहरों ने दिया है, हंसाने के लिए धक्का दिया है उस बिगड़ी हुई पीढ़ी ने, बिखरते हुए लोगों ने, कि उन्हें हम भारतीयता से जोड़ें, उन्हें हम हिंदी से जोड़ें। तो धक्का देने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा आपने, और उस धक्के को आपने जगह जगह पर महसूस किया है, वो आपकी रचनाओं में हम तक आता है। तो हिंदी भाषा और हास्य, उसमें अगर आप नाम देखना शुरू करें तो ऐसे हैं भी लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। कई ऐसे हैं जो हास्य लिखते हैं लेकिन वो हास्यास्पद हो जाते हैं, उससे आप बचे रहे। वो जो एक पकड़ आपकी है उसका श्रेय किसे देते हैं आप? आपकी, मैं मानता हूँ कि अगर आप हास्य कवि हैं या लोगों को हंसाना चाहते हैं तो वो मस्ती आपके भीतर भी होनी चाहिए। अगर आप खुद किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन है आपको, आप कुंठित हैं, आप खुद ही परेशान हैं, तनाव में हैं, तो दूसरे को हंसा नहीं सकते। आपका खुद का तनाव मुक्त रहना, खुद का तमाम विकारों से, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा, नफरत, तमाम सारी चीज़ों से आप अगर बच के रहेंगे तो ही दुनिया को हंसा पाएंगे। क्योंकि अगर आपको सबके चेहरे हंसते हुए अच्छे लगते हैं तो ही तो आप हंसाएंगे। जब आप दुनिया को परेशान करना चाहते हैं तो फिर आप हंसा कैसे सकते हैं? क्या बात है। तो हल्का हो मन तभी आप हल्के फुल्की बातें कर सकते हैं। उसका अभ्यास आपका क्या है, उस पर चर्चा करने से पहले हमारे दर्शक अगर आपकी किसी हास्य कविता के द्वारा आपका ताज़ा परिचय प्राप्त करें तो कौन सी कविता आपको याद आती है? मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जो लोगों की ज़ुबान पर हैं। एक कविता है मेरी, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तो तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तो ये एक कविता है जिसे मुक्काबाज फिल्म का टाइटल सॉन्ग है ये। क्या बात। और पहले ये मेरी लगभग 20 साल पुरानी कविता है। फिर अनुराग कश्यप जी ने कहा कि मैं इसको फिल्म में लेना चाहता हूँ, तो मुक्काबाज फिल्म थी जिमी शेरगिल की और रवि किशन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब लोग थे, तो उसका टाइटल सॉन्ग ये थी। तो ये मेरी सिग्नेचर पोइट्री है। एक कविता है मेरी, सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। तो ये मिलावट पर, महंगाई पर, बढ़ती हुई परेशानियों पर, आने वाली पीढ़ी को क्या क्या मिलेगा, ये कविता थी। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि मेरी 20-25 से ज़्यादा 50 कविताएं लोगों की ज़ुबान पर हैं। तो सुनील जी, आप मुझे ऐसे थोड़ा सा क्षमा भी करें क्योंकि हास्य में और व्यंग्य में कहाँ पर वो जो सीमा रेखा है
वो समाप्त हो जाती है, पता नहीं लगता। जैसे अभी आपकी जो कविता है ये व्यंग्य अधिक है, ये व्यंग हास्य है। कम है। जी हास्य और व्यंग में बहुत बारीक सा अंतर है। हास्य आपको सोचने से मुक्त करता है और व्यंग आपको हाँ, सोचने सही के बात है। लिए विवश करता है कि जी। बाबू अब सोचो, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। और हास्य कहता है सोचो मत, मजे लो। हाँ हाँ तो ये बारीक सा अंतर है कि जब आप सोच से मुक्त होते हैं तो आप हास्य हो जाता है, और जब आप सोचने के लिए विवश होते हैं, किसी की चिकोटी काटते हैं, तो जो अंतर चिकोटी और गुदगुदी में है वही हास्य और व्यंग में है। क्या बात। तो कोई ऐसा जो शुद्ध हास्य के रस के साथ जुड़ी हुई रचना आपको लगता है आपकी है, उसकी तरफ थोड़ा सा कुछ? बहुत सी हास्य की कविताएं हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, कि जैसे 4 पंक्तियां। मैं पॉलिटिकल हास्य भी करता हूं। स्वागत। अब जैसे योगी जी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में, तो मैंने उनसे पूछा, आते ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड लगाया, सही है ना, प्रेमियों को पकड़ने वाला। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा प्रेमियों कि, को नहीं, छेड़छाड़ करने वालों को। हाँ, छेड़छाड़ वालों को। प्रेमियों तो और छेड़छाड़ करने वाले में फर्क उसमें है। क्या है ना कि जब पकड़ा जाता है तो जो है पता नहीं चलता, पुलिस को क्या मालूम कि आप प्रेमी है या छेड़छाड़ वाले ये हैं। तो बात सही है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने आते ही एंटी रोमियो क्यों लगाया? हाँ। तो उनका जवाब सुना स्वागत। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। योगी जी कह रहे हैं क्या बात है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। तो हास्य की बहुत छोटी छोटी बातें मैं करता हूँ। हिंदुस्तान कमाल का देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। तो हिंदुस्तान जो है वो जगह जगह हंसी दिखाई पड़ती है। आप खोजिए तो आपको हंसी लोगों के चेहरों पर, बाजार के पोस्टरों पर लिखी हुई दिख जाएगी। तो बचपन में ऐसे सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हाँ। तो पर आप खेलकूद में बहुत सारे पढ़ लिख गए, आप ऐसा लगता है 100 किताबें आपके नाम है, बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आप समय को ऐसे समायोजित कर लेते हैं? मैं समय से ज़्यादा मानता हूँ कि कीमती कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ है वो समय है, जो किसी भी रत्न से लाखों गुना कीमती, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं दुनिया में, लेकिन 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 पल खरीद नहीं सकते। सही बात। और जो बीत गया उसे आप वापस ला नहीं सकते। तो मैं समय का अधिकतम सदुपयोग करता हूँ। वो अपना समय काटता हूँ, पार्टियों का समय, दोस्तों के बीच का समय, थोड़ा सा परिवार का समय, थोड़ा सा खुद के मतलब आनंद के लिए समय, वो काट काट के मैं सृजन में लगाता हूँ। मैं दशरथ मांझी की तरह पहाड़ काटने वाला आदमी हूँ, जिससे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मैं उसे अच्छा माने या बुरा, मैं कोई खेल नहीं देखता। शौक़ होते हुए भी मैं उस समय को काटता हूँ। मैं फिल्में कम देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करने से बचता हूँ। केवल थोड़ा व्यायाम, थोड़ी सैर, थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा परिवार, थोड़े से दोस्त, और फिर टोटल अपना सृजन। तो इसलिए मैं इतना काम कर पाता हूँ। तो आपकी बात को लेते हुए मुझे ऐसा है कि आपने कविताएं तो लिखी ही हैं, उसके गीत भी लिखे हैं, पर अभी मुझे सृजन और समय के समायोजन को लेते हुए जो आपने हनुमान जी के और मैनेजमेंट से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी जी, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं अनुशासित होने की और बात आई होगी। अशोक जी, अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो फिर आप बिखरने लगते हैं। हर चीज़ समाज में अनुशासन से चल रही है। जो हमारे हाथ में घड़ी है वो भी टिक 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 टिक। प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है। सूर्य अनुशासन से चल रहा है, पृथ्वी अनुशासन से घूम रही है, घड़ी अनुशासन से चल रही है, सब कुछ अनुशासन है। चिड़िया शाम को चहचहाना बंद कर देती हैं। तो सब कुछ जब प्रकृति में अनुशासन है तो वो मेरे भीतर भी होना चाहिए। तो अनुशासन और प्रबंधन कौशल भी मेरा प्रिय विषय है, जिससे मैं न केवल लिखता हूँ और लोगों को बोलता हूँ बल्कि सीखता भी हूँ। तो मेरी एक किताब है मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, वो भी लगभग 12-14 भाषाओं में है। क्या बात है। और डायमंड पॉकेट बुक ने छापी है वो।
हनुमान जी का प्रबंधन कौशल है, बहुत सारे महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग हैं। तो ये अंग्रेजी में तो लॉर्ड हनुमान एंड हिज आर्ट ऑफ मैनेजमेंट के हाँ, वो मेरी मूल किताब को अलग अलग भाषाओं में लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है, लेकिन वो ओरिजिनल किताब मेरी है और मेरे नाम से ही है, बाकी सब भी मेरे नाम से है। तो जिन भाषाओं को मैं नहीं जानता हूँ वो आपको तमिल, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मलयालम में मिल जाएगी। मैं वो भाषाएं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो श्रम दूसरे लोगों ने किया उसको थोड़ा अनुवाद करके कि सब तक वो विचार पहुँचे, वो शब्द। तो आप संक्षेप में बताएं 2-3 ऐसे बिंदु जो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट जब हनुमान जी के ऊपर ध्यान करके आपने उस पुस्तक में प्रासंगिक जो आज के प्रबंधन की दृष्टि से विशेष रूप से आपको लगता है। हनुमान जी का प्रबंधन कौशल है, जैसे जो हिंदी में किताब है हनुमान जी का प्रबंधन कौशल, और राम पर है मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम। हनुमान जी का जो किरदार है, जो चरित्र है, वो बहुत विराट विशाल है। हनुमान जी ने दुनिया को ये बताया कि सेवक जो है, भक्त जो है, उसकी महत्ता भी भगवान से कम नहीं है। आज सारी दुनिया में हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को भगवान से ज़्यादा भक्त चाहिए, क्योंकि बिना भक्तों के तो भगवान का भी अस्तित्व नहीं है, भक्त तो चाहिए। तो हनुमान जी का किरदार देखिए कि उन्होंने पहले भक्त बनना स्वीकार किया। वो प्रभु राम के भक्त हैं, सेवक हैं, और सेवा व्यक्ति को पूजनीय बना देती है, सेवा व्यक्ति को भगवान बना देती है। ये हनुमान जी के जीवन से दिखाई देता है। हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, मेरे मंदिर बनाओ, लेकिन दुनिया ने देखा कि भक्त और सेवक, वो उसकी भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि वो हनुमान जी के मंदिर राम से ज़्यादा हो गए। हनुमान चालीसा लोगों की जुबान पर है, जो तुलसीदास जी ने लिखी। तो हनुमान ने ये सीख दी कि बाबू भक्त बन के रहो, सेवक बन के रहो, सेवा करो। और जीवन भर हनुमान जी ने लोगों की मदद की। लक्ष्मण जी की जान बचाई, बूटी लेकर आए, भरत जी को बचाया, सीता माता की खोज की, अशोक वाटिका तक जाकर उनको मुद्रिका दी। ये सारी कहानियाँ आपको पता हैं, लेकिन वो सब हैं तो सेवा का ही प्ररूप है। तो कितनी सेवा की उन्होंने, कितनी मदद की, पूरा जीवन हनुमान जी का सेवा और मदद पर ही शामिल है। हनुमान जी ने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। अभी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रहे होते हैं सब, अधिकतर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जिसमें आप संबोधन भी करते हैं। तो फिर हनुमान जी का कौन सा जो चरित्र का पहलू है जो आपको लगता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करने वाले भी रेलेवेंट मान सकते हैं? देखिए, हनुमान जी का मैनेजमेंट कितना बड़ा था कि हनुमान जी को ये पता था कि हमको कहाँ छोटा होना है, कहाँ बड़ा होना है। बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ा गुण है। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसा बन जाइए, यानी आप समय काल को देखते हुए अपना कद ऊपर नीचे करने की स्थिति में रहिए। दूसरा, उन्होंने लंका में जाके आग लगाई जाके, तो हनुमान जी कुछ लेके नहीं गए थे। कपड़ा भी रावण का, मिट्टी का तेल रावण का, दिया सलाई भी रावण की, और नुकसान भी रहा। तो हनुमान जी कोई चीज लेके नहीं गए थे अयोध्या से। तो ये हनुमान जी का मैनेजमेंट है कि जिसका नुकसान करना हो तो खुद अपना कुछ ना ले जाओ, नुकसान वही हो रहा है। तो हनुमान जी ने जो है हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को। दूसरा क्या है कि हनुमान जी को आप बहुत सुसज्जित पाएंगे। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वर्ण, कंचन जैसा वर्ण होना चाहिए आपको। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेशा सज धज आपकी तरह बिल्कुल टाई कोट। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, यानी बने ठने बाल होने चाहिए, हेयर स्टाइल, कानों में कुंडल होना। कुल मिला के समाज के सामने आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बहुत सुंदर। अगर आप साफ सुथरे हैं, वेल मेंटेन हैं, तो लोग आपसे बड़े प्यार से मिलेंगे, वरना थोड़ा दूरी रखेंगे। तो हनुमान जी ने वानर जाति का होने के बाद भी अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखा। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। उन्हें पता था कि विकट रूप के साथ सीता माता डर सकती हैं, तो छोटे से वानर हो गए। विकट रूप धर लंक, जब लंका जलानी थी, राक्षसों का विनाश करना था, तो उन्होंने अपना रूप को बड़ा कर लिया। तो हनुमान जी के चरित्र की हर बात उनको बड़ा 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 और बड़ा बनाती जाती है, जबकि वो काम सब बहुत छोटे 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 करते हैं।
ये बहुत ही सुंदर आपने बात की। और सुनिए, हम में से कई लोगों की आदत होती है, हम जो भी संवेदनशील विषय होते हैं उनसे थोड़ा सा ऐसे स्पर्श करके निकल जाएं, और आप भी स्पर्श करके निकल जाएं लेकिन चूंकि हनुमान जी का उल्लेख हुआ है, तो अभी भारत में आपने ये सुना होगा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने उसको कुछ कम कर दिया, डीबी कितना होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी बात हुई। महाराष्ट्र में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि वो सांसद हनुमान चालीसा, ये मुख्यमंत्री के निवास के बाहर और भी कई स्थानों पर कुछ ऐसा हुआ कि लाउड स्पीकर लेके हनुमान चालीसा। तो ये वाली जो स्थिति है भारत में अभी, इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या ठीक होना चाहिए? मेरा निजी मामला ये है, मानना भी ये है कि राजनीति कई बार जो काम करती है उसके मानदंड, उनके एजेंडे अलग होते हैं। कई बार जो है वो बहुत सारे कारण उनके चर्चा में आने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, वो उनके उद्देश्य दूसरे होते हैं। उद्देश्य में हनुमान चालीसा कहीं पीछे हो जाती है। धर्म एक ऐसी चीज है, मेरा मानना है कि वो धारण करने के लिए बना है, वो मानने के लिए बना है, वो अपने जीवन में उतारने के लिए बना है। सारे किरदार, सारे हमारे भगवान प्रभु, हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। बहुत सुंदर तो वाक्य। कुल मिला के धर्म को जीवन में उतारिए। ये आवश्यकता नहीं है कि, कबीर ने बहुत पहले कह दिया था, बहरा हुआ खुदाए, कि आप लाउड स्पीकर से अगर खुदा को, राम को, भगवान को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप की मौन पूजा में वो आप उसकी सत्ता को नकार रहे हैं। ईश्वर मौन को भी सुनता है, चिल्लाने को ही नहीं सुनता। तो ईश्वर अगर आप उसे मान रहे हैं, बिल्कुल सही, तो आपकी लाउड बात। स्पीकर की आवश्यकता नहीं है किसी पूजा पद्धति में। मैं समझता हूँ कि आप पूजा आपका निजी विषय है, आप पूजा करना है करिए, कहीं भी बैठ के करिए, ईश्वर हर जगह है। लेकिन उसके लिए शोर मचाइए और उसके लिए समाज को जगा दीजिए, मतलब जबरदस्ती उससे जोड़िए, तो ये मेरे ख्याल से धर्म और पूजा एक्चुअली सुनील, क्या हो गया कि प्रतिस्पर्धा जो एक शब्द है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं, तो एक उस तरह की होड़ सी लग के, और फिर ये स्थापित करने की आवश्यकता भारत की स्थितियों में कि हमारा जो वर्ग है वो भी कम नहीं है इत्यादि। तो इसको लेके बड़ी एक विचित्र सी स्थिति अभी समाज में दिखाई दे रही है। यही मैं मानता हूँ कि हर समाज का और हर देश का कहीं ना कहीं ये कमी मुझे दिखती है कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात के लिए क्यों नहीं लड़ते कि हमारे चुनाव क्षेत्र में एक भी गड्ढा नहीं है, हमारे चुनाव क्षेत्र में एक भी दिन लाइट नहीं जाती, हमारे चुनाव क्षेत्र में एक भी बच्चा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार है हम उसको, आपको धरना देना है तो उन जगहों पे दीजिए जहाँ बेरोजगारों को काम मिले, फैक्ट्रियों में बच्चों को काम मिले, उस जगह दीजिए जहाँ बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस कम हो सके, जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो एडमिशन ले सकें। उन लोगों के लिए काम करिए जिनके माँ बाप नहीं हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जो लड़ाई है सकारात्मक, विरोध अपना जताने का, मैं एक शेर कोट करता हूँ कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहाँ से शाख काटी थी वहीं से कोपले निकली। क्या बात, क्या तो विरोध जताने का जो तरीका होना चाहिए वो सृजनात्मक होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए कि आपका हर हंगामा कबूल है लेकिन उससे समाज को मिल क्या रहा है। तो ये प्रयास जिस दिन राजनीतिक दल करने लग जाएंगे तो भारत ही नहीं, सब सारे देशों की स्थिति सुधर जाएगी। सुनील जी, आपकी बात सुनते हुए और आप जितना अच्छे से व्यक्त करते हैं अपने आप को और जो आपका चिंतन है, तो कभी ऐसा कुछ लोगों ने आपको कहा होगा कि आप चुनाव ना क्यों नहीं लड़ लेते? ऐसे अवसर मुझे मतलब लोग कहते रहते हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं उनको एक जवाब देता हूँ कि भैया जो है, मैंने जिसका 25-20 साल पहले चुनाव किया था उसी से लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो हम पति पत्नी आपस में ही लड़के हमें उस जनता से लड़के जीतने की आवश्यकता क्या है? जो शब्द लड़ना है वही नकारात्मक है। चुनाव लड़े क्यों? वो लड़ाई की बजाय हम प्यार से जनता को, मैं एक कवि हूँ, कलाकार हूँ, साहित्यकार हूँ, जनता मुझे प्रेम से, मैंने जनता को जीता हुआ है, तो मुझे लड़के जीतने की आवश्यकता क्यों है?
तो मोहब्बत पर आपकी 4 पंक्तियां सुनाकर आपसे एक कविता के लिए अनुरोध करूंगा। आपने लिखा कि सदा मिलने की चाहत की, जुदा होना नहीं मांगा, हमें इंसान प्यारे हैं, खुदा होना नहीं मांगा, हमेशा मंदिरों मस्जिद में मांगा है मोहब्बत को, कभी चांदी नहीं मांगी, कभी सोना नहीं मांगा। जी। तो कोई रोमांटिक कविता आपकी, आपने इतने सारे रंगों की कविताएं लिखी हैं। बहुत सी कविताएं हैं, रोमांटिक भी हैं। मैं सुनाता हूँ कि ये ज़माना मुझे कहता है तेरा दीवाना। वाह। एक दीवाना एक सीरीज है, 1 घंटे तक दीवाना ही है। अच्छा। ऐसा है। क्या बात है ना। हाँ। कि उसकी अलग अलग उसमें मुक्तक हैं, अलग अलग शेर हैं। ये ज़माना मुझे कहता है तेरा दीवाना, सॉरी थोड़ा सा मैं कट तो हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि कोई भूल जाए तो सहज भाव में होता है। वो जैसे कि जागृत हो कम जाए तो कम भी सुनाई ठीक है। जाती हैं। हाँ। वो कई बार तो ऐसा हो लगता है जाता है। प्रेम की कविताएं आप कम सुना रहे हैं इन दिनों। ऐसा लगता है कि आप प्रेम की कविताएं कम सुना रहे हैं, क्योंकि जो स्थापित करना था वो कर चुके हैं आप। प्रेम की कविताएं उस मूड में, जब हम चर्चा के मूड में होते हैं तो प्रेम की कविताएं अचानक से कम दिमाग में आती हैं, कई बार आ जाती हैं तो सुना देते हैं। तो मैं एक थोड़ी देर में कविता, सुनाता हूँ। जी, यदि नहीं भी आती है तो भी प्रेम आपकी वाणी में जो झलक रहा है। ये ज़रूर है कि मैं अब चूंकि हास्य का विषय आपने छेड़ा था, तो मैंने ये ज़रूर कल्पना की कि अलग अलग आदमी अगर प्रेम करता है जी, तो उसकी भाषा बदल जाती है प्रेम करने वाले को। हाँ। जैसे किसान प्रेम व्यक्त कर रहा है, शब्द दे रहा है प्रेम को, तो उसकी भाषा क्या होगी, एक सब्जी वाला क्या बोलेगा, एक डॉक्टर क्या बोलेगा, वो मैं कहीं और सोच रहा था। जी सुनाइए। वो जो है, किसान को प्रेम हुआ तो उसने कहा कि आप प्रेम में, मान लीजिए मुझे प्रेम हुआ कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। अब किसान को प्रेम हुआ कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। अब ये सब्जी बेचने वाले को प्रेम हो जाए कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, एक बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। क्या बात है, क्या उसका बात है। डॉक्टर को प्रेम हो जाए तो वो बोलेगा कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। और वो जो उसका प्रोफेशन होता है वो उसमें इतना डूब जाता है कि वही शब्द प्रेम में निकलते हैं। तो कई बार जो है, मैं भी आपको सुनाता हूँ, गलतफहमियां भी प्रेम में होती हैं। हाँ। नजर आता था खिड़की से हमें एक खुशनुमा साया, हमें उससे मोहब्बत है इशारों में ये समझाया, कई खत भेजे चैटिंग की मगर चेहरा न दिखलाया, महीनों तक मिलन के नाम पर जालिम ने तरसाया, अचानक एक दिन बाजार में मुझको नजर आया, मैं सोचा चूम लूंगा आज मैं वो हुस्न का साया, बहुत पीछा किया जब पास में पहुंचे तो ये पाया, जिसे हम शी समझते थे वो साला ही निकल आया। तो ऐसा भी प्रेम में होता है। सही बात है। तो सही बातों को लेते हुए एक और गंभीर सी रचना आपकी है, शायद वो आपको अभी याद नहीं हो, पर मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि आपने राष्ट्र प्रेम की कविताएं भी बहुत लिखी हैं, भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने वाली कविताएं भी आपकी हैं, और एक कविता आपने कश्मीर पर भी लिखी थी, कश्मीर, और मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूँ तुझको, ऐसी उसकी अगर कुछ पंक्तियां याद है आपको तो? कश्मीर पर जो कविता थी जी, वो पहले के कश्मीर के बाद जब कश्मीर में अभी 370 धारा हटाई गई जी, तो मैंने उसको शब्द दिए कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों से क्या बातचीत मैंने की। जी जी। कि सारी दुनिया ये कह समझती थी तू अकेला है,
मैं एक मिनट निकालता हूँ। बिल्कुल। सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है, सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है भाई। एक मिनट। तो ये दुनिया के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि पहले तो कैमरा मेरे पर आए तो फिर मैं बताऊं, जो टेक्नोलॉजी है उसने सारी चीज़ें आपकी जेब में ही ला के रख दी हैं। तो चाहे संगीत में होंगे तो आप उसका तान पूरा आपके फ़ोन पर से बज रहा होता है, अगर कवि हैं तो आपकी बहुत सारी रचनाएं इंटरनेट पर हैं, आप उसमें से भी ढूंढ सकते हैं। और ये अचानक कश्मीर का उल्लेख इसलिए आ गया क्योंकि वो फिर से उन्हीं कारणों से जिनको लेकर बहुत समय चिंता रही है और एक प्रकार से वहाँ से निष्कासित होने का क्रम सा बन गया है। तो कश्मीर के साथ की जो पीड़ा है वो आपकी रचना उसके दूसरी तरफ लेकर जाती है। यदि आप वहाँ तक पहुँच गए तो हमें भी पहुँचा दीजिए। मैं प्रयास करता हूँ कि वो कविता कहीं दिख जाए। जी। इतनी कविताएं लिखी जाती हैं कि उसमें वो कहाँ कौन सी है कुछ पता नहीं चलता। खैर मुखड़ा कुछ ऐसा था जी। सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है, तूने दहशत कहा ये दर्द बहुत झेला है, ज़मीं पे खून का बर्फ पे खून का रंग लाल नज़र आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नज़र आता था, दूर करती थी जो धारा का इशारा न रहा, तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा, आजा आंचल में तिरंगे के छुपा लूँ तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूँ तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूँ तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से। और पूरा कश्मीर का वर्णन था उसमें। वाह। मैं वो कविता भेजूंगा आपको और उसके कुछ अंश आप बीच में एडिट तो अभी समय को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं समापन की तरफ कार्यक्रम के, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं वो हमारे मन में होती हैं, जैसे आपने कहा ये किया जाए, ऐसे संकल्प मन में आते रहते हैं। उसमें से बहुत सारे संकल्प आपने सिद्ध किए, संकल्प से सिद्धि तक आपके जीवन में, चाहे वो प्रेरक रचनाएं और पुस्तकें हों या फिर आपने फिल्मों के लिए भी लिखा है, उसमें एक थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक करके भी एक फिल्म थी, उसमें भी आपने लिखा था। तो अब हम समापन की तरफ जब बढ़े तो कोई ऐसा गीत जो प्रेरणा से भरा हुआ है और आप जिसको उपहार के रूप में हमारे दर्शकों के साथ जोड़ना चाहें। दो छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहूँगा जी। मैं कई विषयों पर एक मुहिम की तरह काम करता हूँ। जैसे भारत को दुनिया में किस तरह के भारत को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत कोई फ़कीरों का, गरीबों का तमाशा दिखाने वालों का देश नहीं है। भारत की एक बहुत विराट संस्कृति है, सभ्यता है, और भारत बड़ा विशाल देश है और बहुत खूबियों वाला देश है। मैंने कहा कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरुग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं। वाह। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन का अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है, क्या बात है, दुनिया में सबसे लंबी कविता है। अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षण है, हम करुणा मदर टेरेसा की, इंदिरा गांधी की शक्ति हैं, लक्ष्मीबाई का साहस है, मीराबाई की भक्ति है, हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचाते हैं, सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं। तो पूरी की पूरी संस्कृति, कमाल ही कर दिया आप, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है ये कविता आपकी, पूरा भारत से। जी जी। तो मैं अलग अलग मुहिम के साथ काम करता हूँ। बेटियों पर मेरी बड़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं। बेटियों पर एक छोटी सी कविता ये है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं,
बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी हैं। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई। साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। क्या बात, बाप क्या की बात। पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वाह 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 वाह। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इन पंक्तियों के साथ में हम बहुत बहुत आभार जिसे कहते हैं सीमा पार से आए और सीमाओं को मिटाने वाले डॉक्टर सुनील जोगी जी, आप के साथ बैठना अपने आप में संस्कारित होना है किसी रूप में। बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा अशोक व्यास जी, और मैं बहुत लंबे अरसे से आपको सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और आपका बहुत मीठा व्यवहार और बहुत ही अच्छी वाणी, मीठी वाणी, और ऐसा लगता है कि आप पूरे भारत के एक मीडिया में एक सांस्कृतिक राजदूत की तरह आप यहाँ काम करते हैं अमेरिका में। और ITV गोल्ड को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार मैं अपने अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपके साथ अपने आनंद से ये याद करना चाहता हूँ कि जब ऐसे शब्द शिल्पी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है तो वो भी सबके लिए आनंद की विशेष बात होती है। यश भारती और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित इस प्रकार से जो एक आनंद के साथ जागरण की अलख जगाने वाले डॉक्टर सुनील जोगी और अधिक ऊंचाइयां छुएं, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हास्य और संस्कृति दोनों का समन्वय, उसका संगम हम तक पहुंचा। आपने भी आनंद लिया होगा। पुनः इनका आभार। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें।